हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कितने तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में से जो आयंस डिसोसिएट होता है, टूटता है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में, तो उसमें जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा का वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम को बढ़िया समझने के लिए ना एसिड और बेस की कुछ थ्योरीज है, उनको भी समझना होगा। तो देखो 3 थ्योरी है, उसमें से पहला थ्योरी हम लोग अभी शुरू करेंगे। और जो पहला थ्योरी है एसिड बेस थ्योरी, वो है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का हो या आर्हेनियस थ्योरी एसिड बेस का। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो कि वाटर में H+ देता है, और बेस वह सब्सटेंस है जो कि वाटर में OH- देता है। यानी H+ देने वाला, H+ फर्निश करने वाला सब्सटेंस एसिड कहलाएगा, और OH- आयन देने वाला सब्सटेंस बेस कहलाएगा। कहाँ पर? सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? वाटर। तो हम लोग एसिड और बेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर फिर से लिख भी रहा हूँ। बड़ी आसान सी थ्योरी है, 9th में 10th में आप लोगों ने इसी थ्योरी को तो पढ़ा होगा। एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ देता है। कहाँ पर? किस सॉल्वेंट में? वाटर में, NH2। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि, ऐसा सॉल्यूशन कहो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट वाटर है, उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यानी एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ देता हो, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल HCl पानी में डालोगे तो क्या यहाँ से H+ आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो एसिड हो गया, आर्हेनियस एसिड हो गया। H2SO4 H+ देगा, HNO3 H+ देगा, एसिटिक एसिड H+ देगा। तो इसको हम लोग आर्हेनियस एसिड के नाम से पुकारते हैं, जो H+ दे। कहाँ पर? वाटर में। इसी तरह से बेस क्या सिखाया? ऐसा सब्सटेंस जो कि OH- देता हो वाटर में। इट का मतलब क्या? बेस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन इन वाटर, H2O। फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हो, हाइड्रोक्साइड यार, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा? OH- देगा ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बड़ी सिंपल थ्योरी है। ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में H+ दे, एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो पानी में OH- दे, वो बेस है, इजंट इट। लेकिन इसकी लिमिटेशन है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो एसिड और बेस की जो थ्योरी है, उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? सॉल्वेंट वाटर ही होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन एक्वस ही होना चाहिए, है कि नहीं? क्या लिमिटेशन है भाई? दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज applicable in an aqueous solution। मतलब ये जो थ्योरी है दूसरे सॉल्वेंट में वैलिड नहीं है, सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए, वहीं पर यह थ्योरी वैलिड है। तो बड़ा आसान, समझ में आ गई ना बात। H+ देने वाला सब्सटेंस एसिड, OH- देने वाला सब्सटेंस बेस, और सॉल्वेंट क्या? कहाँ पर H+ और OH- वो जो सब्सटेंस है फर्निश करेगा, देगा वाटर में। तो इसको नोट कीजिए, एक थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया।
अगली जो थ्योरी है एसिड बेस की, उसको हम लोग कहते हैं लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट या लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो एसिड होता है, देखोगे बढ़िया समझोगे भाई, एसिड जो होता है इट इज प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है? H प्लस। देखो H प्लस कहो या प्रोटोन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, H प्लस ही प्रोटोन होता है। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बचता होता ही नहीं, तो होता है क्या, क्या बच जाएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटोन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ प्रोटोन बच गया। तो प्रोटोन कहो या H प्लस कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इट गिव्स प्रोटोन यानी क्या? H प्लस। इन इट इज ए प्रोटोन डोनर कह दो, इट इज लिख रहे हो तो क्या बोलोगे इसको? प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर यानी प्रोटोन देने वाला, या सिंपली कहो इट गिव्स H प्लस। तो H प्लस देने वाला को हमने कह दिया डोनर। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटोन को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल HCl क्या डोनेट करेगा? H प्लस, H प्लस ही प्रोटोन है। H2SO4, HNO3, HClO4 एट्सेट्रा, ये सब जो सब्सटेंस है वो H प्लस देता है। तो सर क्या फ़र्क है? इसके पहले आर्हेनियस एसिड और बेस की जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी पढ़ा कि जो एसिड है वो H प्लस देता है, इसमें भी पढ़ रहे हैं कि H प्लस देता है। थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पर जो आर्हेनियस एसिड था H प्लस देता था, उसमें लिमिटेशन था कि सॉल्वेंट वाटर ही होना चाहिए। यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट की लिमिटेशन नहीं है, इतना ही फ़र्क है। यानी लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार भी एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस देता है, प्रोटोन को डोनेट करता है, लेकिन किसी भी सॉल्वेंट में। और आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस ही डोनेट करता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। तो ये एसिड हो गया। इसी तरह से बेस क्या होता है भाई? बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता हो, यानी H प्लस क्या बोल रहे हैं उसको? H प्लस को प्रोटोन कह रहे, तो प्रोटोन जो एक्सेप्ट करता है, प्रोटोन एक्सेप्टर हो गया। बेस इज ए प्रोटोन एक्सेप्टर, ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स व्हाट? एक्सेप्ट H प्लस। H प्लस क्या? प्रोटोन, उसको क्या बोलेंगे? बेस कहेंगे। कैसा बेस? लोरी ब्रोंस्टेड बेस के नाम से उसको हम पुकारेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग। सो इट इज प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन ही। तो भाई एकदम बिल्कुल बात क्लियर हो गई। H प्लस देने वाला एसिड कहलाया और H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाया इस थ्योरी के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 है, तो NH3 में ऐसा कोई सब्सटेंस आ जाए एक सॉल्यूशन में जिसमें कि NH3 पड़ा हुआ है, और ऐसा कोई सब्सटेंस आ जाए जो कि H प्लस दे रहा हो, तो जो डोनेट किया, जिसने दिया, वो एसिड हो गया। और NH3 H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, इजंट इट? अमाइन C2H5NH2 है ना, इसमें कहाँ OH माइनस है कि OH माइनस देगा? क्या करता है? कहीं से अगर इसको H प्लस मिलता है तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये H प्लस एक्सेप्टर हुआ, प्रोटोन एक्सेप्टर हुआ, तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो गया, ये ब्रोंस्टेड बेस हो गया, इजंट इट? Na2CO3 ये भी H प्लस एक्सेप्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, NaHCO3, है कि नहीं? तो ये जो सब्सटेंस जो कि H प्लस को एक्सेप्ट करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग ब्रोंस्टेड बेस के नाम से पुकारते हैं। अब इस थ्योरी को हम लोग बढ़िया समझते हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में भी रखना है। पहला पॉइंट क्या है भाई? दिस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इज वैलिड इन ऑल सॉल्वेंट्स, यानी यहां पर सॉल्वेंट की लिमिटेशन नहीं है,
सॉल्वेंट की लिमिटेशन थी कहाँ पर, आर्हेनियस थ्योरी एसिड और बेस वाला में, लेकिन इस थ्योरी में सॉल्वेंट की लिमिटेशन नहीं है। किसी भी सॉल्वेंट में H+ देने वाला एसिड और H+ को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहा जाएगा इस थ्योरी के अनुसार, यानी सॉल्वेंट की लिमिटेशन नहीं है कि नहीं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन is basically a proton transfer process सर ये क्या अंग्रेजी में लिख दिए, अरे भैया एसिड और बेस को मिलाओगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। उसमें होगा क्या, एसिड अपना H+ देगा और बेस H+ एक्सेप्ट कर लेगा। यानी बेसिकली रिएक्शन में जो चीज़ें हो रही है उसको गौर करो, एक H+ देने वाला और दूसरा H+ एक्सेप्ट करने वाला, इजंट इट। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस हुआ बेसिकली क्या हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर का एक प्रोसेस हो गया। प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों ने ये काम किया, एक ने दिया दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इजंट इट। और जरा देखो, ए स्ट्रॉन्ग एसिड has relatively weak conjugate base। अब ये क्या कहता है, एंड वाइस वर्सा। ये जो तीसरा पॉइंट कह रहा उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये कंजुगेट क्या होता है। कोई एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, या बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होता है, उसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। यानी अभी तक तो बात एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। इस थ्योरी के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है, H+ को देता है और बेस उसी H+ को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है प्रोटॉन ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। और इसमें यह कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सारे ही सॉल्वेंट में वैलिड है। अब इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं, देखोगे सब। ये कंजुगेट क्या है, अब ये कंजुगेट जो वर्ड है, जो शब्द है ना, वो बार बार आता रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी खूब आता है। एसिड है तो कंजुगेट बेस, बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड। तो इस शब्द पर बिल्कुल कमांड होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है बच्चे। तो चलो एक एग्जांपल से ही इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, सबको पता है कि एक एसिड है H+ डोनेट करेगा कहाँ पर, सॉल्वेंट पानी है। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार सॉल्वेंट वाटर ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चलो हमने एसिटिक एसिड लिया, इजंट इट, पानी में डाला, सॉल्वेंट वाटर है। अब क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है भी क्या सिखाया, H+ डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा एसीटेट आयन। डोनेट कर दिया तो H+ डोनेट किया तो H+ ये डोनेट करेगा और H2O उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये हो जाएगा H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। पूरे प्रोसेस में देखो कि ये जो सब्सटेंस एसिटिक एसिड है, इसने क्या किया, H+ डोनेट कर दिया तो ये एसिड हो गया भाई। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ डोनेट करता है उसको एसिड कहते हैं। तो CH3COOH से यदि हम यहां तक पहुंचे तो इस भाई साहब ने अपना H+ को लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, तो ये एसिड कहलाया। अब ये जो H2O भाई साहब हैं,
इन्होंने क्या किया, ये जो H प्लस रिलीज किया इस एसिटिक एसिड ने, उससे H प्लस को H2O ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने वाला क्या हो गया, ये बेस हो गया। यानी इस थ्योरी के अनुसार H प्लस जो डोनर है, डोनेट करने वाला है, एसिड हुआ और इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया। H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया वो बेस हो गया, ये ब्रोंस्टेड बेस हुआ और ये ब्रोंस्टेड एसिड हुआ। अब ये चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का देखो साइन भी दिया हुआ है, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड पूरा 100% तो टूटेगा नहीं भाई। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट में भी जा सकता है और राइट से लेफ्ट में भी आ सकता है। अब राइट से लेफ्ट की ओर सोचो, यानी इस एसीटेट आयन से यदि H इस एसिटिक एसिड तक पहुंचना है, एसीटेट आयन इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, और इस एसीटेट आयन से मतलब समझो इस तरह से कि एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन को मिला दिए, तो एसीटेट आयन कन्वर्ट होना चाह रहा है एसिटिक एसिड में, क्या करना पड़ेगा, इसको H प्लस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी एसीटेट आयन हाइड्रोनियम आयन से H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा, एसिटिक एसिड में जाएगा तो H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला बेस हो गया, तो ये बेस हुआ। और H3O प्लस ने इसको, इस एसीटेट आयन को क्या किया, अपना H प्लस डोनेट कर दिया, तो जिसने डोनेट किया H प्लस वो एसिड हो गया। यानी बेसिकली हाइड्रोनियम आयन हो गया एसिड। तो लेफ्ट में भी एसिड और बेस है, राइट में भी एसिड और बेस है। अब जरा कंजुगेट का अर्थ समझो। अगर कोई एसिड है उसका H प्लस निकाल दो, उसके बाद जो एनाइन बचेगा वह उसका कंजुगेट बेस कहलाता है। तो यहां लिख दिया C का मतलब क्या, कंजुगेट बेस। और यदि कोई बेस है और उसमें H प्लस ऐड कर दो, यदि कोई बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है और H प्लस ऐड कर दो तो वो एसिड हो जाएगा। और उस एसिड को, जिस बेस में आपने H प्लस ऐड किया है, उस बेस का कंजुगेट एसिड कहलाएगा। C का मतलब क्या, कंजुगेट, C फॉर कंजुगेट। बात समझ में आई ना, कंजुगेट बनाने आना चाहिए। कोई अगर एसिड है, H प्लस निकाल दो भैया, जो एनाइन बच गया वो उसका कंजुगेट बेस कहलाया। और यदि कोई बेस है और उसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करके एसिड बनाया, तो ये अगर बेस है तो ये उसका कंजुगेट एसिड है। सर उल्टा भी कह सकते हैं क्या, कि यदि ये बेस होता, H प्लस एक्सेप्ट करता, तो क्या ये उसका कंजुगेट एसिड होता, बिल्कुल होता। और इसको यदि हम एसिड कहते और H प्लस अपना लूज करके ये बेस बनाता, है ना, तो ये अगर एसिड है तो क्या इसका ये कंजुगेट बेस होगा, बिल्कुल होगा। यानी बेसिकली ध्यान से देखो साहब, CH3COOH ये एसिड था, है कि नहीं, और यहां से अपना ये H प्लस लूज कर दे तो ये बन गया एसीटेट आयन। ये अगर एसिड है तो ये उसका कंजुगेट बेस है। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि एसीटेट आयन H प्लस एक्सेप्ट कर ले, इजंट इट, ये एक्सेप्ट कर ले H प्लस और इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये बेस अगर है तो उसका कंजुगेट एसिड होगा। यानी बेसिकली ये जो एसिटिक एसिड है और एसीटेट आयन है, एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये एसिड है और इसी का कंजुगेट बेस है, या फिर यदि ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड है, दोनों ही एक दूसरे का कंजुगेट है, तो इसको कहते हैं एसिड बेस कंजुगेट पेयर, एसिड बेस कंजुगेट पेयर। सी का मतलब क्या, कंजुगेट, है ना, इंटरेस्टिंग। चलो इस H2O के हम लेते हैं, H2O है, H2O क्या था, H प्लस एक्सेप्ट किया था तो बेस था।
यानी बेसिकली H2O से H3O प्लस तक जाना है, तो इस भाई साहब ने इसका H प्लस एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये अगर बेस था तो ये कंजुगेट एसिड बन गया था इसका। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, हाइड्रोनियम आयन, ऐसा भी तो हो सकता है कि H प्लस को लूज कर दे, हाइड्रोनियम आयन H प्लस लूज कर दिया तो H2O बन गया। तो ये अगर एसिड होता, अपना H प्लस लूज करता, तो ये उसका कंजुगेट बेस बनता। यानी अगर ये बेस तो इसका कंजुगेट एसिड, और ये एसिड तो इसका कंजुगेट बेस। यानी एक दूसरे का हम कह सकते हैं कि ये कंजुगेट है ना, ये बेस हो गया और ये हो गया एसिड। यानी बेसिकली ये हो गया एसिड बेस कंजुगेट पेयर, ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास एसिड है तो उसका हम कंजुगेट बेस बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, H प्लस उसका निकाल दो, जो एनायन हुआ उसका कंजुगेट बेस हो गया। या फिर अगर आपके पास बेस है उसमें H प्लस ऐड करके उसका हम कंजुगेट एसिड बना सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस दे दिया, उसका कंजुगेट पूछता है तो किस तरह से उसका हम कंजुगेट बनाएं। बहुत आसान होती है। सीखते रहना है। ये सब एसिड बेस की जो थ्योरी है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके 3 थ्योरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है यही वाला है, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड यू शुड हैव ग्रास्प ओवर इट। बड़ा आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन बोलता है कि आयोनिक बॉडी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। अब ज़रा देखो, कोई भी सब्सटेंस हमने लिया और तुमसे कह दिया कि उसका कंजुगेट बेस बताओ, है कि नहीं, कंजुगेट बेस इसका बताओ, तो कैसे करेंगे। या उल्टा भी कर सकते हैं, कोई बेस लिया तो उसका कंजुगेट एसिड। तो जो सब्सटेंस लिया जा रहा है ये हम मानेंगे कि एसिड है, तभी तो उसका कंजुगेट बेस पूछ रहा है। चलो शुरुआत करते हैं HCl से। क्या है भाई, एसिड है। क्या पूछ रहा है, कंजुगेट बेस। सी बेस का मतलब क्या, कंजुगेट बेस। क्या सिखाया था, H प्लस निकाल दो भैया। तो H प्लस निकाल दिया तो क्या बचा, Cl माइनस, कंजुगेट बेस। सिखा ये रहे थे अभी एक जो थ्योरी दिया था कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। या फिर अगर बेस वीक है तो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कोई एक स्ट्रॉन्ग तो उसके रिलेशन में दूसरा वाला वीक, या दूसरा वाला वीक तो उसके रिस्पेक्ट में पहला वाला स्ट्रॉन्ग। वाइस वर्सा का मतलब क्या, ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक, या ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक। बात समझ में आ रही है ना। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग तो उसका कंजुगेट बेस वीक, या एसिड अगर वीक तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलो HCl का, और क्या भाई, HNO3 क्या देगा अपना H प्लस को निकाल करके उसका कंजुगेट बेस बनाना है। क्या बन जाएगा, नाइट्रेट आयन, कंजुगेट बेस हो गया। ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस नाइट्रेट आयन जो होगा वो वीक होगा, वीक बेस होगा। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पूछता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो है वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेटिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। और भी बहुत तरह के, जैसे कोई हमने इस तरह से कोई एसिड लिख दिया H2SO4, अब H2SO4 में से H प्लस निकाल दो भैया, तो क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस। ये डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब इसमें कि 2 H प्लस देने की टेंडेंसी है, 2 H प्लस निकाल सकता है भाई। तो अभी तो एक ही H प्लस निकाला ना, तो H2SO4 में H प्लस गया तो HSO4
आयन बना, ये अगर एसिड है, ये कंजुगेट उसका बेस हुआ। लेकिन अभी ये देखो, इसमें अभी भी एक H प्लस है कि नहीं? तो जो H प्लस है, अभी एक H प्लस और भी दे सकता है, HSO4 माइनस। यदि एसिड है तो ये H प्लस डोनेट करेगा, तो क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन। H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल रहे हैं हर जगह, और एक माइनस चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, तो जो मिल रहा है उसका कंजुगेट बेस मिल रहा। और यदि ये बेस होता और H प्लस ऐड करते तो कंजुगेट एसिड होता। ये कहता कि हमारे पास बेस दिया, सो कंजुगेट एसिड बताओ, तो बेस में कंजुगेट एसिड लाने के लिए H प्लस ऐड कर देंगे। तो अगर ये बेस तो कंजुगेट एसिड, ये बेस तो ये कंजुगेट एसिड, ये बेस तो कंजुगेट एसिड, ये बेस तो कंजुगेट एसिड। और इंटरेस्टिंगली देख सकते हो सर, ऐसा भी हो रहा है कि ये HSO4 माइनस बेस भी हो रहा है और एसिड भी हो रहा है। हाँ भाई, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दोनों टेंडेंसी है, H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला उसके रिस्पेक्ट में कैसा है। यानी HSO4 माइनस को कोई H प्लस डोनेट करता है तो H प्लस एक्सेप्ट करके H2SO4 बना रहेगा, और HSO4 माइनस अपने H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखता है। किसी को अगर H प्लस चाहिए तो उसको डोनेट करके सल्फेट आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कुछ सब्सटेंस में दोनों टेंडेंसी होती है, उसको आगे पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो चलो भाई और भी लेते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हमने सब्सटेंस ले लिया H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो H3PO4 जो है, इसका हमको कंजुगेट बेस फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा? H प्लस निकाल दो तो H2PO4 माइनस, अभी भी H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड है। ट्राइप्रोटिक एसिड का अर्थ होता है जिसमें कि 3 H प्लस देने की टेंडेंसी है, तीनों H प्लस डोनेट कर सकता है। एक H प्लस अभी किया। अब ये जो H2PO4 माइनस है, इसमें अभी भी 2 H प्लस देने की टेंडेंसी है, तो एक H प्लस इसमें से अगर निकाल दोगे क्या बच जाएगा? HPO4 2 माइनस। ये अगर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस है। सीख रहे हो बढ़िया से? H प्लस डोनेट, एक ही H प्लस निकालना है कंजुगेट बेस के लिए, दोनों तीनों एक ही साथ मत निकाल देना। अब ये जो HPO4 2 माइनस है, इसमें से एक H प्लस को निकाल दो बच्चे, क्या बन जाएगा? PO4 3 माइनस। यानी एसिड तो एक कंजुगेट बेस। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये दिया हुआ रहता फॉस्फेट आयन, कहता उसका कंजुगेट एसिड बताओ, H प्लस ऐड करके ये लेते, तो ये बेस तो कंजुगेट एसिड, ये एसिड तो इसका कंजुगेट बेस। यानी एसिड से कंजुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस को, एक H प्लस को, ध्यान रहे, एक H प्लस को निकाल दो, और बेस से कंजुगेट एसिड बनाने के लिए एक H प्लस को ऐड कर दो। जब भी H प्लस को निकालोगे तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, और H प्लस को ऐड करोगे तो एक माइनस चार्ज घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सब, इसी क्रम में कभी कभी कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जिसमें कि लगता है कि 3 हाइड्रोजन है तो तीनों H प्लस डोनेट कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वैसा केस भी आपको बढ़िया से आना चाहिए। ये सब रेडॉक्स में ही पढ़ते हो आप लोग, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर से खूब पढ़ते हैं आप लोग। H3PO3 है ना, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक, H3PO3 फॉस्फोरस। अब इसका कंजुगेट बेस चाहिए, H प्लस निकाल दो ना भाई, क्या हो जाएगा? H3PH तो निकल गया, तो हो गया H2PO3 माइनस। अब H2PO3 माइनस से H प्लस एक और निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? HPO3 2 माइनस। एसिड तो कंजुगेट बेस, एसिड तो कंजुगेट बेस, ये बेस तो इसका कंजुगेट एसिड। लेकिन अगर कोई पूछे कि HPO3 2 माइनस का कंजुगेट बेस बताओ, तो बहुत बच्चा क्या करेगा? ध्यान से देखो साहब, PO3 एंड 3 माइनस कर देगा, ये गलत हो जाएगा। H3PO3 जो है ना,
फास्फोरस एसिड में 2 ही H+ जा सकता है, तीसरा H+ नहीं जाता। इसके स्ट्रक्चर में ना 2 OH ग्रुप होते हैं, यानी 2 ही हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ये इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हो और रिडॉक्स में ही मैंने पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर के साथ। तो याद रखना है H3PO4 में तीनों H+ जा सकता है। H3PO3 का जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी का मतलब जितना H+ वो एसिड दे सकता है वो 2 ही है। इसमें से 2 ही H+ जा सकता है, तीसरा H+ इसका नहीं जा सकता, यानी कि HPO3 2- का कंजुगेट बेस नहीं होगा, तीसरा H+ नहीं जाता। ये कहाँ से बता रहे हैं सर? ये बता रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की रिडॉक्स में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन और फॉस्फोरस वाला जो एसिड होता है उसका, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एसिड और बेस का, वहाँ से भी ये सब पढ़ाया जाता है। याद रखना H3PO4 का तीनों H+ जाएगा, इसमें से 2 ही H+ जाता है। सिमिलरली हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको कहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसका हमें कंजुगेट बेस बताना है। एक H+ गया, क्या बन जाएगा? H2PO2-। अब H2PO2- से क्या H+ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये जो एसिड है ना, ये जो है मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक कहते हैं। मोनोबेसिक का अर्थ ये है कि एक ही H+ इसका जाएगा, 1 H+ विल गो। H3PO3 जो है वो डाइबेसिक है, डाइबेसिक। डाइबेसिक एसिड का अर्थ ये हुआ जो कि 2 H+ देता हो, तो इसका 2 H+ ही जाएगा, तीनों H+ डोनेट नहीं होगा, रिप्लेसेबल नहीं है। 2 H+ आयन विल गो। तो पहला गया, दूसरा गया, तीसरा नहीं जाएगा। इसका पहला गया, दूसरा भी नहीं जाएगा और तीसरा तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, तो इसका कंजुगेट बेस नहीं हो सकता है कि नहीं? तो इस तरह से कोई भी तुम्हारे पास सब्सटेंस दे दे, उसका कंजुगेट बेस बता सकते हो। लेकिन यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसा सब्सटेंस भी देखा, कुछ ऐसा सब्सटेंस भी देखा जिसमें कि दोनों टेंडेंसी थी, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता था, जैसे H2PO3- देखो, अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा, और यही सब्सटेंस यहाँ पर H+ डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा। इसमें दोनों टेंडेंसी है, इस सब्सटेंस में दोनों टेंडेंसी है, H+ एक्सेप्ट करने की भी और H+ डोनेट करने की भी। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें दोनों टेंडेंसी होती है उसको क्या कहते हैं, ये हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फटाक से एक दो और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ बच्चे, यदि H2O है तो इसका क्या कंजुगेट बेस बता सकते हो? क्या हो जाएगा? OH-, isn't it? और अगर H3O+ है तो इसका कंजुगेट बेस का H+ को तुमको निकाल देना है। ये क्या हो जाएगा? H2O, यानी पानी को भी देखो, H2O को भी देखो, दोनों H2O H+ डोनेट किया H की तरह, और H2O अगर H+ एक्सेप्ट कर ले हाइड्रोनियम आयन बनाएगा तो किस तरह? बेस की तरह। यहाँ बेस की तरह, इसका एक कंजुगेट बेस है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ H की तरह। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो कि दोनों तरह से बिहेव करते हैं। क्या पुकारते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो पढ़ते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में। एकदम आराम से पढ़ना है, हर चीज़ को बढ़िया समझना, बेसिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। कोई मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा, आयोनिक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है भाई? इट हैज़ बोथ टेंडेंसी, that is it can give
H plus as well as it can accept H प्लस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें दोनों टेंडेंसी है, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसको हम लोग एम्फोट्रिक सब्सटेंस के नाम से पुकारते हैं। यानी ऐसा सब्सटेंस दोनों तरह से बिहेव करेगा। इट मीन्स इट कैन वर्क एसिड एज वेल एज बेस। मतलब ऐसा सब्सटेंस में दोनों टेंडेंसी है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब एनवायरनमेंट उसको H प्लस डोनेट करने की है या H प्लस एक्सेप्ट करने की है, उस पर डिपेंड करेगा और फिर वह सब्सटेंस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को एम्फोट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत देर से एग्जांपल ले भी रहे थे, देखोगे सब बहुत आसान है, पूछता भी है कि इनमें से कौन सा एम्फोट्रिक है। HSO4 माइनस है। अब जरा देखो, क्या ये H प्लस डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। करेगा तो क्या बना लेगा? सल्फेट आयन बना लेगा भाई। क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा, है कि नहीं? यानी बेसिकली इसमें दोनों टेंडेंसी हुई, H प्लस डोनेट करने की तो एसिड की तरह बिहेव किया, H प्लस एक्सेप्ट करने की तो बेस की तरह बिहेव किया। तो जिसमें दोनों टेंडेंसी है वो एम्फोट्रिक है। तो ये सब्सटेंस क्या हो गया? एम्फोट्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ये सब्सटेंस एम्फोट्रिक है? नहीं जी, एम्फोट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस तो है ही नहीं, डोनेट कैसे करेगा? ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। तो सारा सब्सटेंस एम्फोट्रिक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर जैसे हमने लिया, अभी तो देखे थे H2O भाई साहब तो कमाल के भाई साहब हैं। जरा देख करके बताओ क्या एम्फोट्रिक है? ये अपना H प्लस निकाल दे, क्या बना लेगा? हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, एसिड की तरह बिहेव किया। और ये जो H2O है H प्लस एक्सेप्ट कर ले, क्या बना ले? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो H प्लस एक्सेप्ट किया, कैसे बिहेव किया? बेस की तरह। H प्लस डोनेट करने की भी टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी। तो ये ब्रोंस्टेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा और बेस की तरह बिहेव कर रहा, तो इसको कहेंगे एम्फोट्रिक सब्सटेंस। ये भी एम्फोट्रिक है। इसको याद कर लेना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना? बार बार मैं नाम ले रहा हूं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सब्सटेंस लेते हैं जो कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, उसको कहते हैं एम्फोट्रिक सब्सटेंस। वो कैसे होता है उसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे। बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस जो है ना एक रिलेटिव टर्म है, यानी कभी कभी जो सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में वो बेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और जरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया H2PO4 माइनस, अभी लिए थे थोड़ी देर पहले। क्या ये H प्लस डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या बनाएगा? HPO4 2 माइनस। ये अगर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस है, एसिड की तरह बिहेव किया। क्या ये भाई साहब H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल करेगा। क्या बना लेगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्या एम्फोट्रिक है? बिल्कुल एम्फोट्रिक है। फिर इसको लेते हैं HPO4 2 माइनस। क्या H प्लस डोनेट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? H3PO4 से ये आया है और H3PO4 का तीनों H प्लस जा सकता है, ट्राई बेसिक एसिड होता है। तो H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बना लेगा? फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। कैसे बिहेव किया? एसिड की तरह। क्या ये भाई साहब H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। करेगा तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2PO4 है कि नहीं?
और माइनस। तो ये अगर बेस था, H प्लस एक्सेप्ट किया, एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो बेस की तरह बिहेव कर रहा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा। तो ऐसा सब्सटेंस जो दोनों की तरह बिहेव करता है उसको हम लोग कहते हैं एम्फोट्रिक सब्सटेंस। क्या एम्फोट्रिक है ये एम्फोट्रिक तो है ही नहीं। क्या ये एम्फोट्रिक है H2PO4 माइनस? अभी तो देखे थे कि था। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एम्फोट्रिक है कि नहीं है। अब बहुत आसान होता है। देखो भाई, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो ले लिया H3PO3 2 वाला है। H3PO3 तो एसिड हो गया। अब इसी में से H प्लस एक को निकाल दे तो H2PO3 माइनस हो गया। यानी फॉस्फोरस एसिड से H प्लस निकल के जो सब्सटेंस है H2PO3 माइनस है। क्या इसमें से H प्लस जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। H3PO3 का 2 H प्लस जा सकता है। एक H प्लस गया तो ये बना है, दूसरा H प्लस भी जा सकता है। क्या बनाएगा? HPO3 2 माइनस, यानी एसिड की तरह बिहेव किया। क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और करेगा तो क्या बन जाएगा? H3PO3 फास्फोरस एसिड। यानी ये कंजुगेट, इसके अगर हम बात करें तो इसका कंजुगेट एसिड जो हुआ H3PO3 हुआ, और इसका कंजुगेट बेस जो हुआ HPO3 2 माइनस हुआ। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका कंजुगेट एसिड भी और कंजुगेट बेस भी। अर्थात कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है जिसमें कि H प्लस डोनेट करने की भी टेंडेंसी है और H प्लस एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी है। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। क्या बोलेंगे? एम्फोट्रिक सब्सटेंस। अब इसकी बात करो, क्या ये एम्फोट्रिक है HPO3 2 माइनस? ये एम्फोट्रिक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि H3PO3 से ये एसिड आया है 2 H प्लस निकल करके, तो H3PO3 का 2 ही H प्लस जाता है, तीसरा H प्लस नहीं जाता। तो ये एम्फोट्रिक नहीं है, ये H प्लस डोनेट नहीं कर सकता, H प्लस सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। चलो हम लेकर के समझते हैं इसका एग्जाम्पल को। हर चीज़ एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसका नोट्स भी आप बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, लिखते चलेंगे। या पॉज कर दिया, पूरी की पूरी थ्योरी को नोट्स कर लिया। बार बार वीडियो आप थोड़ी ना देखेंगे, लेकिन नोट्स तो बार बार पढ़ सकते हैं। कौन सा ले रहे थे? ये था HPO3 2 माइनस। इसका पहले एसिड को पहचानोगे कि मेन एसिड क्या था। H3PO3 से आया है, 2 H प्लस ऑलरेडी निकल चुका है। ये तीसरा H प्लस बताए थे कि डोनेट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? H2PO3 माइनस। यानी ये बेस की तरह बिहेव तो किया, एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, यानी ये एम्फोट्रिक नहीं है। नो एम्फोट्रिक। लगता है, देखने से लग रहा है कि अभी H है, H प्लस डोनेट कर देगा, लेकिन ये सब ट्रिकी सब्सटेंस है, ये सब पूछता है और बहुत बच्चा गलत कर देता है। H3PO3 जो एसिड है ना, उसमें से 2 ही H प्लस जा सकता है, तीसरा H प्लस नहीं आ सकता। सिमिलरली हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाला से H प्लस निकाल दो, क्या होगा? H2PO2 माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये किससे आया है? H3PO2 से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से आया। उसमें एक ही H प्लस जाता है, एक ही H प्लस जाता है, तो इसमें से दूसरा H प्लस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या इसमें से H प्लस जाएगा? नहीं जाएगा। क्या एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्ट तो कर ही सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो वही एसिड बना लेगा H3PO2। तो क्या ये एम्फोट्रिक हुआ बच्चे? नहीं। देखने से तो लग रहा है कि 2 H प्लस और भी इसमें से निकलेगा, लेकिन एक ही, इस एसिड से एक ही H प्लस निकलता, दूसरा और तीसरा नहीं निकलता। तो ये एम्फोट्रिक नहीं है। यानी सारा जो सब्सटेंस जिसमें H प्लस है ही वो H प्लस डोनेट ही कर देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा और भी नॉलेज होना चाहिए इनऑर्गेनिक से, कि कोई भी अगर एसिड है तो कितना H प्लस तक उसका जा सकता है।
तो खास करके यही वाला क्वेश्चन पूछता है, H3PO4 वाला, H3PO3 वाला और H3PO2 वाला। इसको बार बार रिवाइज करके देखना और 3-4 बार लिखना भी, तो कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यानी एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा कि अपना H+ डोनेट करना चाहता है कि H+ एक्सेप्ट करना चाहता है। यानी इस थ्योरी के अनुसार एसिड और बेस जो ना एक रिलेटिव टर्म हो गया। एसिड और बेस एक रिलेटिव टर्म है, यानी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में एक सब्सटेंस जो एसिड था तीसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में भी एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक चीज हम लोग सीख रहे हैं, क्या भाई, कि एसिड एंड बेस आर रिलेटिव टर्म्स। ये अंग्रेजी में क्या लिखे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव का मतलब एक कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल देखोगे जैसे हमने अमोनिया लिया NH3 और इसका रिएक्शन करवा दिया HCN के साथ, हाइड्रोसायनिक एसिड है ये, तो NH3 जो है वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है, NH4+ बन जाता है और ये एसिड है अपना H+ डोनेट कर देता है, CN- बन जाता है। तो H+ डोनेट किया तो ये एसिड हो गया, रिवर्सिबल होता है ये रिएक्शन। और NH3 से NH4+ में क्या किया, H+ इसने एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, ये बेस हो गया। अर्थात HCN के रिस्पेक्ट में अमोनिया जो है वो बेस है, HCN के रिस्पेक्ट में NH3 जो है वो क्या है, बेस है। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो NH3 है HCN के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास बेस हुआ। अब जरा देखो, बहुत अच्छी बात है, NH3 को हम पानी के साथ भी डाल दिए, तो NH3 + H2 इस तरह से यदि हमने लिखा, ये क्या बन जाएगा, NH4+ N प्लस क्या, OH-। यानी NH3 भी यहां पर भी H2O से H+ एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। और H2O क्या हो गया, अपना H+ डोनेट करके OH- में गया तो एसिड हो गया। अभी यही तो पढ़ रहे थे, isn't it? चलो और देखते हैं। अब यही जो H2O है और HCN का रिएक्शन करवाते हैं, HCN + H2O। चलो भाई देखते हैं ये क्या हो जाएगा, H+ ये एसिड है, H+ डोनेट कर दिया, CN- हो गया और ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब इन 3 रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहले ये भी आइडेंटिफाई कर लो, HCN से H+ दिया तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और H2O से H3O+ में गया तो इसने H+ एक्सेप्ट किया है, ये क्या हो गया, H2O जो है यहां पर बेस हो गया। एक्सेप्ट करने वाला क्या, बेस, H+ एक्सेप्ट करने वाला बेस। इस भाई साहब को देखो यहां पर, इसको छोड़ दो भी, अमोनिया HCN के रिस्पेक्ट में बेस है, ये एसिड है, ठीक है। इस H2O के व्यवहार पर देखो, ये जो H2O है NH3 के रिस्पेक्ट में एसिड है, NH3 को अपना H+ इसने डोनेट कर दिया, लेकिन यही H2O HCN से अब H+ एक्सेप्ट कर लिया, यानी HCN के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया। तो डिपेंड करा कि H2O पड़ा हुआ कहां है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यानी H2O दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, यहां पर एसिड की तरह, NH3 के रिस्पेक्ट में एसिड की तरह, और HCN एसिड जो है इसके रिस्पेक्ट में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यही कह रहा है कि एक जो सब्सटेंस है ना, वो दोनों इसमें कैपेबिलिटी है, तो डिपेंड करता है कि वो H+ दे रहा है कि H+ एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वहां पर एक रिलेटिव टर्म हो जाता है, एसिड बेस एक रिलेटिव टर्म हो जाता है। तो H2O जिसने कि यहां पर H+ इसको डोनेट किया, एसिड है, NH3 के रिस्पेक्ट में एसिड, और यही H2O HCN के रिस्पेक्ट में बेस हो गया। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि एसिड बेस सब्सटेंस जो है, जिसमें कि एक सब्सटेंस में दोनों टेंडेंसी है, एक रिलेटिव टर्म हो जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में एसिड की तरह बिहेव करता है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बेस की तरह बिहेव करता है। इसको नोट कीजिए।
अगली जो थ्योरी है एसिड बेस की वो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसको लुईस भी बोलते हैं, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, हम लेविस कहेंगे उसको। तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या होता है? एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर वाली बात होती है। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा हो और वो सब्सटेंस एक्सेप्ट कर लेता हो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिड। और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और क्या? इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। डोनर का मतलब देने वाला और एक्सेप्टर का मतलब एक्सेप्ट करने वाला, सीधा एकदम सिंपल। देखो लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी में हम हाइड्रोनियम आयन H+ के रिस्पेक्ट में देख रहे थे कि जो H+ देता है उसको एसिड कहते हैं और जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करता है उसको हम एसिड कहेंगे और उसको बेस कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे NH3 भाई साहब है, तो NH3 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया। एक वैलेंस पेयर इसका है वो अनयूज्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अनयूज्ड है, किसी को जरूरत है तो उसको दे सकता है। जैसे BF3 में बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, तो तीनों बॉन्ड बना लिया, तो 3 और 3 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इसके पास अभी भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है और इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे अनयूज्ड पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा? ये इसको डोनेट कर देगा। ये डोनर हो गया और एक्सेप्टर हो गया, है ना। एक डेटिव बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, तो एक्सेप्ट किया। जिसने एक्सेप्ट किया इसका ऑक्टेट देखो पूरा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन था 8 हो गया। तो जिसने एक्सेप्ट किया वो लेविस एसिड हो गया, और जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया वो लेविस बेस हो गया, इजंट इट। तो जनरली कुछ चीजें याद रखनी है इसमें। जनरली कैटायंस behave as लेविस एसिड। अरे सिंपल है भाई, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर एक्सेप्ट करना चाहेगा ना। कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? खींचना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो कैटायन का बिहेवियर किस तरह से होगा? लेविस एसिड की तरह। जैसे Ag+ है बच्चे, कैटायन है। अब NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड है, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अनयूज्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दे और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर Ag+ ने एक्सेप्ट किया। जिसने Ag+ जो कि है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसको कह दिया एसिड, लेविस एसिड, और इसने डोनेट किया उसको कहेंगे लेविस बेस, है ना। इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण इस तरह से होता है, AgNH3 ऐसे एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। तो Ag+ जो कैटायन है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करने वाला था, बेस, ये भी बेस, लेविस बेस। अब जरा देखो, जनरली जो एनाइन है उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होगी। जनरली एनाइंस बिहेव एज लेविस बेस। जैसे PCl3 है, Cl- है, तो Cl- में देखो एनाइन है ना,
तो एनायन है मतलब ज़्यादा चार्ज है उसके पास, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उसकी होगी। ये PCl3 में फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन फिर भी PCl3 ना, इसमें d ऑर्बिटल्स वैकेंट होने की वजह से और भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो बन जाएगा PCl4-। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, डोनर हो गया, इसको बोलेंगे बेस, एनायन है बेस। और जो PCl3 एक्सेप्ट करेगा, ये सब इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे कि किसका d ऑर्बिटल खाली है, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर और भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर ये समझना सिर्फ है कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया वो हो गया एसिड। कैसा एसिड? लेविस एसिड, ये लेविस बेस। यानी समझने वाली बात, लेविस एसिड बेस थ्योरी के अनुसार जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया वो बेस है और जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड है। सिंपल एकदम। तो इन तीनों थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली थ्योरी, उससे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछता है, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो थ्योरी है। उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि कोई सब्सटेंस दिया तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। एम्फोर्टिक सब्सटेंस क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। किसका एम्फोर्टिक हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, ये सब कॉन्सेप्ट बढ़िया से रिवाइज करके आप दिमाग में उसको बैठा लीजिए। तो ठीक है बच्चे, ये जो हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े, इसका उपयोग आगे जो हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो अगले क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, या कहो न्यूमेरिकल पर्पस से अगला क्लास से ही शुरुआत होने वाली है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।